हाँ, तो साथियों कल आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और 101% गारंटी है कि जो प्रश्न अभी आप पढ़ के जाएँगे लाइन से आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ओरिजिनल प्रश्न आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। महा मैराथन क्लास होने वाला है, देख कर जाइए वरना बाद में आप पछता सकते हैं। पहले ही कह देते हैं। तो कुछ भी बकवास नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन की ओर, फोकस करेंगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फोकस ऑन द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ रही है, मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, या मिस्र सभ्यता का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। कुछ भी पूछा जाए मिस्र सभ्यता से संबंधित या नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, तो आपको ये बात लिख देना है। क्या लिखना है, चलिए अस्थिर से हम इस चीज को समझेंगे। बहुत ही शानदार है। मिस्र देश, यहाँ पर जो हो जाएगा मिस्र हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कट गया है। मिस्र देश के निर्माण तथा आर्थिक विकास में नील नदी का विशेष योगदान रहा है। इसी कारण से मिस्र को नील नदी की पूंजी या देन अथवा वरदान कहा जाता है। क्लियर होगा, बहुत ही अच्छा तरह से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको मिस्र लिखना है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। इसके बाद कोई ओरिजिनल प्रश्न आने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डायरेक्ट आंसर की हम आपको मिलाएंगे। मिस्र देश के निर्माण और आर्थिक विकास में सिंपल बताना है, आपको लिखना है कि मिस्र देश के निर्माण और विकास में नील नदी का विशेष योगदान था, विशेष योगदान रहा। इसी कारण से मिस्र को नील नदी की पूंजी या देन अर्थात या वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहने का निम्नलिखित कारण है। तो कारण क्या क्या है, तो आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण, नील नदी मिस्र के मध्य से होकर बहती है, यानी नील नदी जो है मिस्र देश के बीचों बीच होकर गुजरती है, जिससे यह क्षेत्र उपजाऊ और हरा भरा हो गया है। जिससे मिस्र का जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो गया है और अधिक उपजाऊ हो गया है। साधारण बात है, पानी जब आएगा, नया मिट्टी आएंगे तो वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो ही जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है मिस्र को, नील नदी मिस्र को पेयजल, परिवहन, सिंचाई और जल विद्युत की सुविधाएं प्रदान करती है। यानी लोगों को जो है ये अच्छा जल, परिवहन, सिंचाई, जल विद्युत सुविधाएं प्रदान करती है। और परिवहन का मतलब होता है आदान प्रदान, कोई चीज़ ढोने में। आप पानी में है, नाव लगा दिया, आराम से आसानी से बिना किसी खर्च के आप इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। और विद्युत के निर्माण में भी काफ़ी सहायता हुआ। उसके बाद है तीसरा, नील नदी के प्रवाह क्षेत्र को छोड़कर मिस्र की शेष भाग उष्ण और शुष्क मरुस्थल है। नील नदी के प्रवाह क्षेत्र के छोड़ करके, यानी नील नदी जिधर से जा रही है मिस्र में, उस क्षेत्र छोड़ करके बाकी जो क्षेत्र केवल उष्ण है, वहाँ पे केवल गर्मी है और मरुस्थल केवल बालू ही बालू है। और जहाँ से नील नदी गुजर रही है वह क्षेत्र जो है काफ़ी अच्छा है, शुष्क मरुस्थल बन गया है, जिससे खेती वहाँ पे अच्छा होता है। नील नदी घाटी में मिस्र की प्राचीनतम सभ्यता की विकसित हुई है। पहले यहाँ पे बता दी गई मिस्र की प्राचीन सभ्यता, तो पहले ही बता दिए थे। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के बारे में पूछे या उदय के बारे में पूछे तो आसानी से आपको सिंपल भाषा में रख देना है, ठीक है। इन बातों को आपको रख देना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आगे हम और जानकारी आपको देने वाले हैं कि नील नदी युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। ये मिस्र के लोगों का मानना है कि नील नदी जो है हमें युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रहा है। यह एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाती है। अतः काका कालेकर ने इस नदियों को माँ की समान विशेषताओं का, उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया गया है। यानी नील नदी को लोकमाता के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इससे भी याद रखना है, और ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव सारे प्रश्न आपको यहाँ से हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। और नील नदी के बारे में कुछ यहाँ पर भी विशेष जानकारी दी गई है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। एक लाइन आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इसकी विशिष्टता आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के कारण इसे महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। अर्थात इसे इंग्लिश में जो है हम लोग नील नदी का वरदान कहते हैं। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील, यानी मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील। तो यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं मिस्र की नील नदी है, ठीक है। ये नदी है, यहाँ जहाँ भी क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ है, उर्वरा शक्ति है। और जिस क्षेत्र में ये नील नदी नहीं जा रहे हैं वो जो है बंजर एक तरह से पड़ा हुआ है, मरुस्थल बालू ही बालू है। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रही है, सुमेरियन सभ्यता कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल देखिए, सुमेरियन सभ्यता जो है ये सब मेसोपोटामिया में है। और मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसो और पोटाम। मेसो का मतलब होता है बीच, पोटामिया मतलब होता है नदी। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए कि इधर से भी नदी है, पूरा पूरा नदी है, पानी पानी, इधर से पानी पानी, और यहाँ पर जो देश बसा हुआ है, जो भी क्षेत्र है, वो सब मेसोपोटामिया कहलाता है। उसी मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है आपका
सुमेरियन सभ्यता। यानी सिंपल बताना है, पहले आपको मेसोपोटामिया के बारे में समझना है। तो मेसोपोटामिया क्या होता है, दो नदी के बीच का जो फरात होता है, टिग्रिस होता है, स्थान होता है, क्षेत्र होता है। सिंपल बताना है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। उसी क्षेत्र में एक सुमेरियन सभ्यता आता है, सुमेरियन एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। सुमेरियन मेसोपोटामिया नामक क्षेत्र में स्थित था, जो आधुनिक मध्य क्षेत्र में मेसोपोटामिया को दो नदियों के बीच की भूमि के रूप में जाना जाता था, जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच था। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच जो क्षेत्र था वही था सुमेरियन, और ये सब जो है मेसोपोटामिया के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, हालांकि हम PDF आगे देने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या क्या देन है देखिए, सुमेरियन लोगों का जो है विश्व इतिहास में क्या क्या इन्होंने दिए हैं। तो सुमेरियन लोग मानव रूपी बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ये लोग जो है मानव के रूप में जो अच्छे लोग होते थे, जानकार लोग होते थे, उन्हें उनमें जो है ये देवता देखते थे, उन पर विश्वास करते थे। अनेक देवताओं में ये विश्वास करते थे जो प्रत्येक नगर राज्य के लिए विशिष्ट होते थे, और सभी नगर के लिए विशिष्ट होते थे देवता सब। सुमेरियन ने पहिया, गणित, क्यूनिफॉर्म, लिपि सहित कई प्रकार के प्रौद्योगिकी आविष्कार दिए दुनिया को। ठीक है, जो भी गणित का पहिया ये सब का निर्माण जो होता है, ये सब सुमेरियन सभ्यता से ही हो रहा है। ठीक है, आप इसमें समझ सकते हैं, ये जो है नक्शा है इसमें आप समझिएगा। तो जितना नीला भाग देख रहे हैं ये सारा नदी है, सागर है, देख रहे हैं ना। और इसके बीच जितना ये सब क्षेत्र दिख रहा है, ये सब क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सब मेसोपोटामिया है। और मेसोपोटामिया ये देखिए, ये भी मेसोपोटामिया के अंदर आ जाता है। और मेसोपोटामिया में ही आपका ऑस्ट्रिया आ जाता है, सुमेरियन आ जाता है, सीरियन आ जाता है, बेबीलोनिया आ जाता है। तो सारा चीज़ जो होता है मेसोपोटामिया ही कहलाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है बेबीलोनिया है। ऑब्जेक्टिव में सारा प्रश्न रह सकता है। चलिए आगे जानते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। भाई देखिए, मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है, या आपको पिरामिड युग में मेसोपोटामिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन एक ही होगा, आंसर क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, आंसर सेम होगा। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, मेसो और पोटाम से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य यानी बीच, और पोटम का अर्थ होता है नदी। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच के भाग को, क्षेत्र को हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया विश्व को सभ्यता को क्या क्या दिया? तो उत्तर है, मेसोपोटामिया विश्व की सभ्यता को निम्नलिखित देन है। पहला है कुम्हार का चाक। जो अभी कुम्हार भाई का चाक देखते हैं, जिस पर नचा के कोई वस्तु बनाया जा रहा है, वह सब जो है मेसोपोटामिया का ही देन है। संभवतः सर्वप्रथम वहीं पे किया गया था। कांच के बर्तन जितना भी है मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले बनाया था। संभवतः सप्त दार्शनिक प्रणाली को मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले विकसित किया, जो आज भी समय विभाजन करने में विश्व को हर जगह प्रयोग में होता है। यानी समय को बताने के लिए जो भी हुआ मेसोपोटामिया के लोगों को ही बताया जाता है। अगला जो है बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में हम हर एक प्रश्न आपको देने वाले हैं, जो एग्जाम में छपने वाला। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो बेबीलोनियन सभ्यता जो है, आपको पीछे हम बताए थे कि बेबीलोनिया सभ्यता जो है, बेबीलोनिया या बेबीलोन सभ्यता मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा शहर है, जिसके खंडहर आज के इराक में बागदाद से 59 मील यानी 94 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है। अभी वर्तमान की बात करते हैं, लेकिन यह मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यह नाम वाव इल्म से लिया गया है, जिसका अकदामियन में अर्थ है ईश्वर का द्वार। बेबीलोनिया या बेबीलोन शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का द्वार या देवताओं का द्वार, जिसे ग्रीक में बेबीलोन के रूप में दिया गया। भाषा जो है बेबीलोन जो है ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का द्वार या देवताओं का द्वार। बेबीलोनिया सभ्यता का क्या देन है इतिहास में, तो चलिए समझ लेते हैं। बेबीलोन इतिहास का प्रसिद्ध वह स्थान है जहां विश्व विजेता सिकंदर जी का मृत्यु हुआ था। सिकंदर का मृत्यु, जिन्होंने भारत के अलावा सभी देश में अपना विजय पताका लहराए थे, उनका मृत्यु जो है बेबीलोनिया में ही आके हुआ था। जब वो वापस लौट रहे थे, भारत से हार करके वापस लौट रहे थे, तब की बात है। हम्मुराबी यहाँ का महानतम शासक था उस समय, जिसने विश्व प्रसिद्ध कानून संहिता का निर्माण किया। सिंपल याद रखना है, बेबीलोन सभ्यता का जो सबसे बड़ा देन है वो है विश्व प्रसिद्ध कानून संहिता। कानून संहिता का देन जो है बेबीलोन को ही माना जाता है। हम्मुराबी संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेबीलोन के झूलते बाग, जिन्हें सोमिरामिस के बाग भी कहा जाता है, वह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। देखिए, विश्व में 7 आश्चर्य हैं, जिसमें से सबसे एक बड़ा ये भी है बेबीलोन के झूलता हुआ बाग। ठीक है, ये भी आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा बेबीलोनिया समाज है, यहाँ पर है, ठीक है। यही सारा जो है क्षेत्र है, जो भी आपका यहाँ पर दिख रहा है येलो येलो कलर का, एक ऑरेंज कलर का जो भी दिख रहा है वो सारा भाग जो है बेबीलोनिया ही है, ठीक है। और नीला भाग जो भी यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर, वो सब जो है यहाँ पे क्या है, नदी है। और ये सारा जो है वैसे देखा जाता है ये सब मेसोपोटामिया ही है, ठीक है ना, मेसोपोटामिया के अंदर ही आता है। ऑस्ट्रिया के बारे में जान लेते हैं भाई। ऑस्ट्रिया की शुरुआत असुर शहर में केंद्रित, असुर मतलब राक्षसों के शहर में केंद्रित समुदाय में एक छोटे से व्यापार के रूप में हुई थी। हालांकि असुर का मतलब यहाँ पे राक्षस नहीं होता है, ये असुर दूसरा हो जाता है। असुर एक शहर में है, केंद्रित है, समुदाय में एक छोटे से व्यापार के रूप में हुई। और यह सिकंदर महान और उसके बाद रोमन साम्राज्य की विजय से पहले प्राचीन दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। देखिए ऑस्ट्रिया का शुरुआत जो होता है वो व्यापारी से होता है, ठीक है। और जब सिकंदर महान और उसके बाद जो रोमन साम्राज्य जब विजय करते हैं यानी जीत लेते हैं, तो उसके बाद है प्राचीन दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य ऑस्ट्रिया बन जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बारे में नीचे हम विस्तार से आपको बताते हैं। यहाँ की भाषा, धर्म और विकास कैसे हुआ ये बात जानते हैं। दुनिया भर में ऑस्ट्रिया की आबादी लगभग 3 से 5 मिलियन है, वर्तमान स्थिति बता रहे हैं। बीच होने का अनुमान है, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में महत्वपूर्ण समुदाय शामिल है। आधुनिक ऑस्ट्रियन पहचान के आवश्यक घटकों में अरब, फारसी, कुर्द और अर्जवेनिया सहित पड़ोसी लोगों की भाषा है। कहने का अर्थ हो रहा है कि पूरे दुनिया में अभी भी लगभग 3 से 5 मिलियन लोग हैं, ठीक है, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में महत्वपूर्ण स्थान है ऑस्ट्रिया लोगों की, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा ऑस्ट्रिया की मुख्य धर्म कौन सी है। तो ऑस्ट्रिया में जो है मुख्य धर्म है वो ईसाई धर्म है। वहाँ के लोगों में ईसाई संप्रदाय बहुत ज़्यादा है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति और आगे हम बताएंगे आपको, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में, पूरा लास्ट तक देखिए ताकि सब कुछ समझ में आ जाए आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे कुछ और जानकारी जिसको आप लोग पढ़ लीजिए। प्राचीन चीन के बारे में, प्राचीन चीन की राज्य व्यवस्था के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, या राजनीतिक व्यवस्था। तो हम एक शॉर्टकट में आपको समझाते हैं कि प्रथम एकीकृत चीन राज्य की स्थापना किन वंश के द्वारा किया गया था। किन वंश के द्वारा 112 ईसा में किया गया था, जब चीन सम्राट दरबार स्थापित किया गया और चीनी भाषा का बलपूर्वक मना लिया गया, यानी माननीकरण किया गया। यानी चीनी भाषा, अभी देखिए दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा मैड्रॉन था, जो अब की अंग्रेजी हो गया है, और दूसरा स्थान पर मैड्रॉन चल गया। और सबसे अधिक मैड्रॉन भाषा जो है चीन में ही बोला जाता है। तो उस समय का जो है कुछ भाषा था जिसको बलपूर्वक अपना लिया गया था चाइना में। लेकिन आगे चलकर यह साम्राज्य अधिक समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि कानूनी नीतियों के चलते वहाँ पे विरोध हो गया, और लगभग 220 से 206 में इसका जो है पतन भी हो गया था, टूट गया था। अब है रोम की उत्पत्ति कैसे हुई, एकदम याद रखिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी परीक्षा में, ये तो पूछा ही गया है क्वेश्चन। किंवदंती के अनुसार प्राचीन रोम की स्थापना दो भाइयों और देवताओं, दो भाइयों कहिए या देवताओं कहिए, रोमुलस और रेमस ने 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व में की थी। हुआ क्या था, किंवदंती का दावा है कि शहर पर शासन कौन करेगा, यह लेकर के दोनों भाइयों में युद्ध हो जाता है। वहस होता है तो रोमुलस ने रेमस को मार देता है, यानी जो है बड़ा भाई जो छोटे को मार डालता है, और शहर का नाम जो है, जो शहर होता है उस शहर का नाम जो है अपने नाम पर रख देता है, और तब से वो रोम कहलाने लगता है, ठीक है। तो रोम जो है, रोम की उत्पत्ति हो जाती है, उसी समय से हो जाती है, ठीक है। अब है प्रश्न सामंतवाद से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में छप चुकी है, एकदम तरह से छप चुकी है, कहीं से दिक्कत नहीं है। सामंतवाद का अर्थ है कि जिस राज्य में व्यवस्था का एक राजा पर आधारित हो, यानी जब किसी राज्य में क्या होता है, व्यवस्था जो कानून व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, वो एक राजा पर आधारित होता है। और राजा क्या होता है, आधारित ना हो करके, मतलब कहता है राजा पर आधारित ना हो करके कई छोटे छोटे राजाओं पर बट जाता है। लेकिन छोटे राजा मुख्य शासक नहीं होता, लेकिन छोटा राजा होता है वो मेन है, मालिक नहीं होता है, बल्कि वह एक राजा के द्वारा चुने गए जागीरदार होता है। मतलब समझिए कि ये एक आप पर बड़ा राजा है, और ये जो है अलग अलग राज्य का है छोटा छोटा राजा बना दिया है, ठीक है। लेकिन सारा पावर जो है बड़े राजा के ही हाथ में होता है, तो इसी को सामंतवाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा सामंतवाद का उदय और विकास कैसे होता है। सामंतवाद के उदय का जो सबसे बड़ा कारण है, सामंतवादी प्रथा के उदय के लिए निम्नलिखित प्रमुख उत्तरदायी थे। सामंतवाद का विकास धीरे धीरे हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियां सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थी। उस समय की स्थिति बता रही है, राज्य में फैलने वाली अशांति, अव्यवस्था है, इसी सब कारणों से है सामंतवाद का उदय होता है।
अब हम लोग जानेंगे सामंतवाद के पतन का कारण। सामंतों के आपसी संघर्ष, सामंतवादी व्यवस्था के पतन का एक कारण सामंती का आपसी संघर्ष। जो सामंतवादी क्षेत्र थे वहाँ के लोगों में आपस में ही क्या हो गया, संघर्ष हो गया। यानी जो सामंत जो राजा थे अलग अलग क्षेत्रों के, उसी में जो है संघर्ष हो गया। और जब अपनों में ही लड़ाई होती है तो बीच वाले फायदा उठा लेते हैं। राष्ट्रीय भावना के कारण इसका पतन हुआ। नए हथियार, गोला बारूद और बंदूक का प्रचलन हो गया तब से। धर्म युद्ध हुआ इसके वजह से। छापे खाने का आविष्कार हो गया। ये सभी कारणों से जो है सामंतवाद का पतन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई, चलिए जान लेते हैं। ईसाई धर्म के जीवन, शिक्षाओं और मृत्यु से उपज प्रमुख धर्म नासरत के यीशु। देखिए ईसाई धर्म जो है यीशु मसीह ईश्वर का अभिषिक्त थे, उन्हीं के द्वारा जो है लाया गया। माना जाता है कि उन्हीं ने इस धर्म की उत्पत्ति की थी। अभी जो है दुनिया में ईसा मसीह मानने वाले काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ये फैल गया। और कैसे फैल गया है चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पे है ईसाई धर्म का विकास कैसे होता है। तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे पूरी दुनिया में जाकर के शुभ समाचार का प्रचार करें। यीशु के कुछ शिष्य स्पेन और रोम तक गया था, यानी उसका जो कुछ चेला थे वो रोम और स्पेन तक जा करके इस धर्म का प्रचार किए। और बाद में जो है सम्राट आया एक रोम का, कॉन्स्टेंटाइन, जो बहुदेववाद से ईसाई धर्म को अपना लिया और उसने ही यूरोप में पूरी तरह से फैला दिया। और इस तरह से है ईसाई धर्म का विकास हो जाता है और लगभग पूरे मठों का है निर्माण हो जाता है, पूरे यूरोप में हो जाता है चर्चा। अगला जो हम बताने वाले हैं आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन टिक लगा हुआ है इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो आराम से आप इसको देख लीजिए। बाकी आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में सेव है ऑब्जेक्टिव का वीडियो, आप लोग एक बार उसे भी देख लीजिए। बस 2-3 वीडियो हम दे चुके हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है और सारे प्रश्न आपको बन जाएगा। गारंटी है एक एक प्रश्न आपसे बन जाएगा एग्जाम में। और आज के क्लास से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं चलिए बता देते हैं। अगर आप क्वेश्चन इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे आ जाना है और वहाँ MNC क्लासेस सर्च करना है। 101% सही आंसर की आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी मिल जाएगा और यहाँ पे सारे विषय का आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का आंसर की भी आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग हिस्ट्री का डाउनलोड कर लीजिएगा या यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए MNC क्लासेस, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री का आंसर की मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का आंसर की मिल जाएगा और इस तरह से सारे का सारे आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा। और अभी क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहा है तो घबराइएगा नहीं, शाम तक में अपडेट हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और तुरंत में जाकर देख लीजिएगा, फिर बाद में आपको नहीं भी मिलेगा तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, बाद में ये नहीं कहिएगा कि नहीं मिला क्वेश्चन। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम PDF सारा दे रहे हैं आपको। ठीक है।